नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को ज़िंदा रखना है, तो मेरे जैसे चैनल्स हैं, आप उन्हें सिर्फ लाइक करके और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि आपकी इतनी सहायता मेरे इस चैनल को बढ़ावा देगी और उससे आप सच्ची, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता को देख सकेंगे और सुन सकेंगे। क्योंकि आज के दौर में सच्चाई बोलना उसकी एक कीमत होती है और वो जो कीमत है वो हम सब चुका रहे हैं अपने-अपने लेवल पर। और मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, उनके लिए अ, कइयों की ज़िंदगियाँ इस समय बहुत मुश्किल में हैं, कइयों के परिवार पर प्रेशर आ रहा है। मैं भी उन सब प्रेशर्स को झेल रही हूँ। ऐसा नहीं होता कि उन सब प्रेशर्स को हम आपके साथ रोज़ साझा करें, लेकिन उन सारे चुनौतियों के बीच में सच्चाई बोलने का साहस रखते हैं और इसी प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए उस सच्चाई को लाने का साहस भी रखते हैं। तो सिर्फ़ आपसे इतनी गुज़ारिश है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज की बड़ी खबर की ओर हम बात करते हैं। निशिकांत दुबे, जो कि बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं, जिस बदतमीज़ी से और जिस बदज़ुबानी से उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कहा, उससे वाक़ई में शर्म से सिर झुक जाता है। बीजेपी का नहीं झुका, केवल और केवल जेपी नड्डा ने ये कह दिया कि उनके बयान से हम किनारा करते हैं, पार्टी का कोई लेना-देना नहीं है। तो क्या आज निशिकांत दुबे को माफ कर दिया जाए? बहुत आसानी से, कि भई उन्होंने तो कुछ ऐसी बात बहुत ज़्यादा बड़ी कही नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ललकारा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये कहा और क्या कहा उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। आप ये सोच सकते हैं कि कोई लोकसभा सांसद कभी भी ये कहेगा कि देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट ज़िम्मेदार है। ये उनका एक बयान था। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। ये उनका दूसरा बयान था। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो संसद और विधानसभाओं को बंद कर दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं, उसके लिए केवल और केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। और ये कहना उनका, क्या जुडिशरी को आसानी से इस बयान पर चुपचाप बैठे रहना चाहिए हाथ पर हाथ रखकर? क्या जुडिशरी को इस समय बोलना नहीं चाहिए? क्योंकि जुडिशरी आज अगर नहीं बोली, तो कल ऐसे बहुत सारे निशिकांत दुबे इसी जुडिशरी को दबाते रहेंगे, कुछ ना कुछ कुचलने का इंतजाम वो करते रहेंगे। और आज इसी के चलते मुझे लगा कि आज मुझे सुप्रीम कोर्ट के जाने वाले वकील संजय हेगड़े से इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन एन इशू लाइक दिस। और सबसे पहले तो मैं आपका बयान चाहती हूँ कि आप उस पर जरूर बोलें कि जो न्यायपालिका के लिए अगर इस तरीके की बात कही गई है, तो क्या वो एक तरीके से देश को चुनौती कोई नहीं दे रहा है? न्यायपालिका एक ऐसा स्तंभ है जो पूरे देश को जोड़कर रखता है, न्याय के धागे में पूरे देश को पिरोता है। और अगर एक लोकसभा सांसद जो चुन कर आया हो, जो संविधान की शपथ लेता है, वो अगर इस तरीके से न्यायपालिका को अगर चुनौती दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या किया जाना चाहिए? देखिए, न्यायपालिका उतनी कमजोर नहीं है कि कोई एक सांसद के बयान से कुछ खास फर्क पड़ता है। पर ये कोई अकेले सांसद नहीं है। ये सत्ताधारी पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद है जो कई बार चुन के आए हैं और उनको ये पता होना चाहिए कि अमूमन न्यायपालिका के बारे में कोई डिस्कशन नहीं होता है पार्लियामेंट में, सिवाय एक ही वक्त जब किसी न्यायाधीश को इम्पीच किया जाता है, जब महाअभियान चलाया जाता है। उसके वो एक संदर्भ छोड़ के न्यायपालिका अपनी काम करती है, संसद अपना काम करता है और एक दूसरे में टकराव होना नॉर्मल तो होता नहीं है, नॉर्मली होता नहीं है। तो ये अगर एक सांसद ये कहे कि न्यायपालिका के जो भीष्म पितामह हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सीनियर मोस्ट जज है इस देश के, वो एक गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है और सिर्फ वही जिम्मेदार है, तो ये न्यायपालिका के सर्वोच्च जज पर
एक पर्सनल हमला है। आप न्यायपालिका के आदेशों पर टिप्पणी कर सकते हैं, आप उसे डिस्कस कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि शायद ये पॉइंट इन्होंने सही नहीं पकड़ा था, या ये जजमेंट उनसे छूट गया था, वगैरह वगैरह। पर अगर आप किसी जज को मोटिव एट्रीब्यूट करते हैं या कहते हैं कि किसी द्वेष के कारण या किसी अनुराग के कारण ये फैसला हुआ है, और या क्योंकि इनकी सोच ऐसी है इंडिविजुअल, जब आप इंडिविजुअल लेवल पर किसी को अटैक करते हैं तो ये जरूर एक कंटेम्प्ट का मामला बन जाता है, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन जाता है। उसके लिए भी प्रावधान है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट। लेकिन सबसे पहले तो मैं अब इस तरीके के बयान पर आपसे ये जानना चाहूंगी कि निशिकांत दुबे के खिलाफ जो कंटेम्प्ट नोटिस की बात हो रही है, और किसी ने शायद अटॉर्नी जनरल को एक चिट्ठी भी लिखी है, जहां तक मैं पढ़ रही हूँ कि उनको एक चिट्ठी लिखी गई है कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो। कंटेम्प्ट से आखिर क्या होगा? कंटेम्प्ट से क्या ये सारी बातें जो उन्होंने कही हैं वो अनकही हो जाएंगी? क्या जो डैमेज उन्होंने ऑलरेडी कर दिया है, क्या वो डैमेज अंडू हो जाएगा इस कंटेम्प्ट नोटिस से? Yes, Mr. Hegde, can you hear me? ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, और हाँ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट के तहत लोगों को सजा होती है और कारावास के भी आदेश हो सकते हैं। 6 महीने के कारावास तक का सजा हो सकता है। मेरे जहन में स्मरण आता है कि ये अरुंधति रॉय पे भी ऐसा मामला एक बार चला था, जब उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन के जजमेंट पर कुछ कहा था और उन्हें एक दिन की सजा भी हुई थी। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट जब कोर्ट चला आता है केस, तब तो जो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की सर आप बात कर रहे हैं, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में मिनिमम जो जेल टर्म है वो 6 मंथ्स का है, यानी कि हम ये मानकर चले कि अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई मैक्सिमम, राइट, तो अगर अगर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का ये जो केस है ये निशिकांत दुबे के खिलाफ ये जारी किया जाता है, तो इसमें सजा इनकी 6 महीने तक इनको जेल हो सकती है। जी बिल्कुल, पर अमूमन क्या होता है कि अपॉलॉजी भी दिया जाता है, और कोर्ट ये सोचती है कि अपॉलॉजी एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो सच्चे दिल से अपॉलॉजी या माफी मांग लेते हैं, तब कभी कभार एक्सेप्ट भी हो जाता है। कभी कभार जेल टर्म नहीं, पर फाइन हो जाता है, सिंबॉलिक फाइन भी हो सकता है। जैसे कि आपको याद होगा कि प्रशांत भूषण साहब पे जब क्रिमिनल कंटेम्प्ट चला था जी, तो फिर अंत में उन्हें कारावास की सजा नहीं हुई थी, पर एक रुपए का फाइन तो लगा था जी। पर अगर कोई क्रिमिनल कंटेम्प्ट में दोषी पाया जाता है, वो फिर भी एक कन्विक्शन है अंडर द क्रिमिनल लॉ। लेकिन सर, निशिकांत दुबे एक्चुअली अगर देखा जाए और जिस तरीके से अगर उनके बयान हैं, जिस तरीके से वो पब्लिक लाइफ में रहते हैं, उल जलूल बयान देते हैं, ही ऑलमोस्ट लुक्स लाइक अ रिपीट ऑफेंडर। और इतना बड़ा बयान उन्होंने जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में दिया, और उसके थोड़ी देर बाद आज ही उनका एक ट्वीट मैं देख रही थी, जिसमें वो डॉक्टर SY कुरैशी, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उनको उन्होंने ये बोला कि वो तो मुसलमान आयुक्त हैं। अब उनके लिए मुसलमान आयुक्त कहना, इसका मतलब आपको लग रहा है कि उनके मन में कोई भी मलाल है? माफी तो छोड़ दीजिए, क्या उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने गलत कहा है? लगता तो नहीं है, और शायद वो ये मान के चले हैं कि फिलहाल वक्त तो नहीं आया है माफी मांगने का। पर अगर उनकी पार्टी उन पर कोई एक्शन लेने लगे, तब मैं मानता हूं कि वो पुनर्विचार कर लेंगे। यहाँ बीजेपी का भी एक बड़ा रोल है, क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी है, ये सरकार चलाती है, सरकार संविधान के तहत चलता है। अगर सत्ताधारी पार्टी के सांसद
संविधान पद पे जो बैठे हुए सबसे बड़े जज है, उन पर ऐसे बयान करेंगे, तो पार्टी को सिर्फ ये कह के पल्ला झाड़ना कि ये व्यक्तिगत उनकी राय है, उससे काम नहीं बनता है, क्योंकि लोग ये भी सोचेंगे कि पार्टी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उसलिए ये इम्प्लिसिटली उन्हें सपोर्ट कर रही है। तो जब तक पार्टी उन पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो ये सिर्फ पल्ला झाड़ने से मामला साफ नहीं होता है। ये बीजेपी को का दायित्व बनता है कि जो रूल ऑफ लॉ है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो हम चला रहे हैं, उसे बिल्कुल हर हालत में सपोर्ट करना, वरना उसके ऑल्टरनेटिव क्या है? सिर्फ अराजकता। क्या हम ये मान के चले कि कोई रूलिंग पार्टी के सांसद ये कह सकता है कि साहब हमसे तो सरकार चली नहीं और देश में गृह युद्ध हो चुका है चीफ जस्टिस के कारण? क्या ये मैसेज हम दूसरे देशों को ले जा रहे हैं? ये सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला नहीं है, ये देश के हित का भी मामला है। नहीं, आज क्या मैसेज गया है पूरे विश्व में कि आज एक लोकसभा का सांसद वो न्यायपालिका के लिए इस तरीके से बात कर रहा है, और आज क्या मैसेज गया है लोगों में? और आज क्या लोग हंस नहीं रहे होंगे इस तरीके की बातें सुनकर, या फिर वो ये कह रहे होंगे कि देश किस खतरे की ओर जा रहा है और ये चिंता का विषय है? जी बिल्कुल। आप अब आजकल के अमेरिका में देखिएगा, जब सुप्रीम कोर्ट का एक यूनानिमस फैसला था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कि किसी को जिन्हें उन्होंने डिपोर्ट कर दिया था एल साल्वाडोर को, उसे वापस ले आना चाहिए, और जब ट्रंप सरकार इसे मान नहीं रही है, तो बहुत सारे कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उस सरकार की आलोचना हुई है। बहुत सारे लोग सड़कों पे भी आ चुके हैं, और दूसरे देश भी ये देखने लगे हैं कि क्या यूएस में लॉ का कोई बोलबाला है या नहीं है, या लॉ के बेसिस पे चलता है, कोर्ट सिस्टम पे चलता है, या प्रेसिडेंट की मनमानी से चलता है। हमारे देश में भी अगर सिर्फ मनमानी चलनी है, अराजकता चलना है, तो दुनिया भी दूसरी नजर से देखने लगी। लेकिन आज जुडिशरी को क्या करने की कोशिश, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो या फिर निशिकांत दुबे हो, क्या वो जुडिशरी के पंख कुतरने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जुडिशरी को उनकी औकात बताई जा रही है कि भाई खबरदार, अगर आपने स्वतंत्र डिसीजंस लिए या आपने सरकार के खिलाफ अगर बड़े फैसले लेने शुरू किए तो हम आपके ऊपर इसी तरह से चढ़ाई करेंगे? क्या ये मैसेज उन्होंने जुडिशरी को दिया है? शायद यही मैसेज देना चाहते हैं, और ये कोई नया मैसेज नहीं है। 1960 के दशक के अंत में और 1970 के दशक के शुरुआत में इंदिरा गांधी सरकार और जुडिशरी के बीच में भी यही खींचातानी हो रही थी, पर उस वक्त लेफ्ट विंग हो रही थी। यानी उस वक्त के सरकार का ये कहना था कि हम गरीबों के लिए कई सारे नए लेजिस्लेशन लाना चाहते हैं, पर जुडिशरी हमें रोक रहा है, हमें एक कमिटेड जुडिशरी चाहिए, जिसे नानी पालकीवाला साहब ने कह दिया था, जुडिशरी मेड टू ऑर्डर, यानी सिर्फ ठप्पा मार जुडिशरी, जो हम कह सकते हैं कि सरकार कुछ कह दे और जुडिशरी बगैर उसका कोई जांच किए बगैर सिर्फ अपना मोहर लगाए। बिल्कुल। तो उस वक्त के खींचातानी से फिर बाद में इमरजेंसी भी आ गया था। अब माहौल बनाया जा रहा है, शायद कहने की जुडिशरी अपनी मनमानी कर रही है, संविधान वही है जो सरकार चाहती है,
सरकार के पीछे जनमत है, जनमत जीतने के बाद ही हम सरकार में आए हैं और हम जो कहे वही संविधान है, ये एक सरकार का मानना है। पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़े, संविधान को पढ़े, संविधान एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर सरकार पर लागू है, चाहे आप बड़ी बहुमत से आए हो चाहे छोटी बहुमत से। सरकार और देश संविधान के तहत चलता है और हर एक को अपना अपना एक रोल होता है और अपने अपनी सीमाएं होती है। जुडिशरी का काम होता है कि अगर सरकार कहीं संविधान के पटरी से निकलने लगे या उतरने लगे तब ब्रेक मारना। और आज ये जो दो केस जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, वो सिर्फ एक ब्रेक के तौर पे देखना चाहिए कि साहब आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये संविधान कहता है। एक सवाल सर और भी आता है कि इस समय क्या जो बड़े जजेस हैं उनको वैसे तो जजेस जाते ही हैं पब्लिक फोरम पर बोलने के लिए, अब आपको लगता है कि अभी क्योंकि ये हाल की घटना है, अभी कल ही ये हुआ है, जजेस को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए समय आकर, कोई तो मैसेज होनी चाहिए। एक अनप्रेसिडेंटेड सा एक सिचुएशन निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ साहब ने किया है, लाकर खड़ा कर दिया है पूरे देश को। अगर उस समय कुछ जजेस आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे और कोर्ट का हाल बता सकते थे, तो इस समय क्या वो जरूरत नहीं कि जजेस को आगे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और ठीक उसी तरह से जैसे उन्होंने पिछले कुछ साल पहले की थी और देश को बताया था कि आखिर क्या हो रहा है न्यायपालिका के मंदिर में? देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह थी और वो एक अंदरूनी मामला था कि उस वक्त के 4 जज उस वक्त के चीफ जस्टिस के काम करने के खिलाफ के जो प्रक्रिया थी उसके खिलाफ थे। पर ये अभी एक इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है। एक इंस्टीट्यूशन के जो बाशिंदे हैं दूसरे इंस्टीट्यूशन पर हमला बोल रहे हैं, तो एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस शायद आ जाए। पर अमूमन ये होता है कि जज बयानबाजी नहीं करते हैं, वो अपने जजमेंट्स में ही के तहत ही बोलते हैं और अगर कोई जजमेंट में कोई मौका आ जाता है तो शायद बोल भी देंगे। पर कोर्ट का कोई ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं रहता है, कोर्ट का कोई एक्सप्लेनर नहीं रहता है। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो अलग बात है, पर नॉर्मल अब तक जो पद्धति चली आ रही है कि जज अपने आप को डिफेंड करने नहीं आते हैं, नॉर्मली जो कहना है जजमेंट में कह देते हैं। जी, बस एक आखिरी आपसे सवाल करूंगी जस्टिस मिस्टर हेगड़े, दैट जो एक मैसेज इस समय जा रहा है जुडिशरी के लिए और कि क्या वाकई में जो लेजिस्लेचर है वो एक तरीके से जुडिशरी को कमजोर, जुडिशरी को खोखला करने में लग गया है और अगर इस समय जजेस नहीं बोलते तो फिर वो ये साबित करेंगे कि न्यायपालिका बहुत कमजोर है। तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि अरे अब जजेस को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, निशिकांत दुबे जैसे लोगों को, और उपराष्ट्रपति जो इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर अगर वो इस तरीके की बातें कर सकते हैं तो समय आ गया है कि अब किसी को तो बोलना पड़ेगा। कौन बोलेगा सर? आज कौन बचाएगा और कौन साबित करेगा कि न्यायपालिका भी इस तरीके की बातें सुन नहीं सकती? देखिए, बोलने से सब कुछ हल नहीं होता है, कभी कभार कुछ किया भी जाता है। अपने ऑर्डर्स और अपने जजमेंट से जब मौका आ जाएगा तो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस तो आ ही जाएगा। पर ये मान के चलना कि जज या न्यायपालिका या वकील कुछ कर नहीं सकते हैं, आज की सरकार को सिर्फ पाकिस्तान की ओर देखना चाहिए था। पाकिस्तान में एक बड़े प्रभावी मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल परवेज मुशर्रफ। उन्होंने उस वक्त के जब चीफ जस्टिस को छेड़ा, चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी, उसके बाद
जब पूरे वकील और पूरे देश उस चीफ जस्टिस के पीछे जब खड़े हो गई और सड़कों पे उतरी, तब वहां के जो तानाशाह थे उनको इस्तीफा देके जाना पड़ा। तो हर आदमी एक नैतिक और न्यायिक व्यवस्था चाहता है, उसी से सबकी जिंदगी चलती है, एक ऑर्डर, एक सही दिशा में, सही तरीके से। अराजकता किसी के हित में नहीं है, और जो ऐसे असभ्य जो शब्द बोले गए हैं, जितनी जल्दी बीजेपी उस पर कार्रवाई करे उतना ही अच्छा है उनके सरकार के लिए और हमारे देश के लिए। बिल्कुल। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन जनगण मंच 24/7। थैंक यू।